नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है RLG स्टडी यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं मॉक टेस्ट सीरीज़, और ये मॉक टेस्ट सीरीज़ के अंदर जो है हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में हम हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी प्लस हिमाचल जीके से संबंधित जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, मॉक टेस्ट सीरीज होगी स्पेशली हिमाचल प्रदेश TGT, JBT, टेट एंड कमीशन के लिए इम्पोर्टेंट होगी। और इसके अलावा हिमाचल के ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे पटवारी, पुलिस, फॉरेस्ट और अदर प्रकार के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल और महत्वपूर्ण होने वाली है। इसको हम दो भागों में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट नंबर 1 में। पार्ट नंबर 1 में इसमें जो है हम हिस्ट्री के सेक्शन और आपका जो है ज्योग्राफी के सेशन को जो है कंप्लीट करेंगे। और पार्ट नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे हिमाचल जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पूछा गया है कि ये आगम क्या है, कि आपका जो है आगम क्या है। हिस्ट्री का सेशन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1, आगम क्या है। तो इसमें पूछा है ऋचाएँ हैं या फिर आपका ब्राह्मण ग्रंथ है, जैन साहित्य है या बौद्ध साहित्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, जैन साहित्य। जैन साहित्यों को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। ठीक है, इतिहास में जैन साहित्यों को क्या कहते हैं, आगम कहते हैं। इसमें 12 अंग आ जाते हैं, 12 उपअंग आ जाते हैं, 10 प्रकरण आ जाते हैं, 6 आपके जो है मूल सूत्र आ जाते हैं, 4 आपके जो है कल्पसूत्र आ जाते हैं। इस प्रकार से जैन धर्म के जितने भी साहित्य हैं उनको हम आगम के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें इसमें, तो क्वेश्चन नंबर अगला जो है हमारे पास, इनमें से किसे विधि ग्रंथ कहा जाता है। यानी विधि ग्रंथ यानी कानून का ग्रंथ। ठीक है, इनमें से किसे विधि ग्रंथ कहा जाता है। रामचरितमानस, रामायण या फिर आपका मुद्रा राक्षस या फिर अर्थशास्त्र। तो साधारण सा ये प्रश्न है, तो बड़ा आसान सा प्रश्न है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र, क्योंकि कानून से संबंधित और आपकी जो है राजनीति से रिलेटेड जो ग्रंथ है वो कौन सा है, अर्थशास्त्र है, जिसे कि किसके द्वारा लिखा गया था, चाणक्य के द्वारा या विष्णुगुप्त के द्वारा या कौटिल्य के द्वारा इसको लिखा गया था। और ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में आपका जो है चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रमुख प्रधानमंत्री था कौटिल्य, उसके द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिसका संबंध किससे है, राजनीति से है। रामायण और महाभारत, रामायण की अगर हम बात करें तो ये इसको आदि महाकाव्य भी कहा जाता है। रामचरितमानस श्री तुलसीदास के द्वारा जो है आपकी लिखित है। मुद्रा राक्षस ये विशाखा दत्त के द्वारा आपका जो है लिखित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्रियदर्शिका और नागानंद। प्रियदर्शिका और नागानंद के लेखक कौन थे। कालिदास थे, राजशेखर थे या विशाखा दत्त थे या हर्षवर्धन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन जो थे वो आपके प्रियदर्शिका या नागानंद के लेखक थे। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। कालिदास जिसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इनमें से कौन सी आपके जो है इनमें से कौन सी एक विशेषता, इनमें से कौन सी एक जो है वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी एक जो है वो हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। आपने हड़प्पा सभ्यता की विशेषता, ऐसी कौन सी चीज़ें जिसमें हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं थी। सुनियोजित नगर, उत्कृष्ट जल प्रबंध, लौह उद्योग या फिर मोती उद्योग। तो दोस्तों सुनियोजित नगर यानी नगरों को सिस्टमैटिक ढंग से बसाना हड़प्पा की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है, महत्वपूर्ण जो है विशेषता मानी जाती है। उत्कृष्ट जल की व्यवस्था, धोलावीरा उसके लिए प्रसिद्ध था। लौह उद्योग और मोती उद्योग, मोती उद्योग यानी चनहुदड़ो जो है मन के बनाने के लिए प्रसिद्ध था, परंतु लौह उद्योग के लिए ये आपका जो है प्रसिद्ध नहीं था। तो ध्यान रखें कि लोहे के संदर्भ में उनको जानकारी नहीं थी। हड़प्पा वासियों को कौन सी धातु थी जिसकी जानकारी नहीं थी, तो लोहे की जानकारी उनको नहीं थी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता से प्राप्त मुहरों का आकार नहीं था। मतलब सिंधु सभ्यता से जो मिलने वाली जो सील्स थी उसका आकार इनमें से कौन सा नहीं था। त्रिभुजाकार, दूसरा है आपका वृत्ताकार, आयताकार और वर्गाकार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वो जो आपका ट्रायंगल शेप में नहीं थी, बाकी वृत्ताकार थी, आयताकार थी, वर्गाकार थी। ठीक है, परंतु त्रिभुजाकार नहीं थी। त्रिभुजाकार हड़प्पा सभ्यता की आकृति थी, ना कि मुहरों की। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद में कुल कितनी नदियों का उल्लेख मिलता है।
35, 21, 28 या 51। तो इसमें से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी जो आपकी 21 नदियों का उल्लेख है वो किससे मिलता है, ऋग्वेद से मिलता है। और ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो उल्लेख मिलता है वो किसका मिलता है, सिंधु का, क्योंकि सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी, सिंधु, और सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख ले। गंगा और यमुना का लगभग 2 से 3 बार इसका उसमें जिक्र मिलता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है हमारे पास, उसमें ऋग्वेदिक काल में किसका प्रचलन था, ऋग्वेदिक काल में कौन सी ऐसी एक प्रथा थी जिसका प्रचलन था। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संयुक्त प्रकार परिवार, या फिर दास जो है प्रथा, नियोग प्रथा, या सभी। देखिए दोस्तों, जो ऋग्वेदिक काल में संयुक्त प्रकार के परिवार होते थे, बिल्कुल सही बात है। दास प्रथा का प्रचलन भी था, बिल्कुल, और नियोग प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, नियोग प्रथा का प्रचलन भी था। ठीक है, तो ये सभी जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा सभी प्रकार की जो प्रथाएं हैं वो ऋग्वेदिक काल में प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम यहाँ पर बात करें, भाब्रू शिलालेख में अशोक को किस नाम से संबोधित किया गया है। भाब्रू का जो शिलालेख है उसमें अशोक को किस नाम से जाना गया है। अशोक के अभिलेखों में उसे कईयों नामों से जाना गया है, प्रियदर्शी, अशोक, अशोक वर्धन या बुद्ध शाक्य। तो उसमें अगर आप देखा जाए, भाब्रू के शिलालेख में अशोक को प्रियदर्शी के नाम से आपका जो है वो संबोधित किया गया है। ठीक है, और ये भी आपने ध्यान रख लेना है। ठीक है, कहीं पर उसे अशोक वर्धन या फिर मास्की के जो आपका अभिलेख है उसमें उसका नाम मास्की है, उदयगोलम है, निट्टूर है, उसमें उसका नाम अशोक है, जबकि भाब्रू शिलालेख में जो आपका राजस्थान से मिला है, प्रियदर्शी के नाम से उसको संबोधित किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, किसने अबुल फजल को इंसान ए कामिल कहा, कि कौन सा ऐसा व्यक्ति था या कौन सा ऐसा शासक था जिसने अबुल फजल जो कि अकबर के दरबार का नवरत्नों में से एक था, उसे जो है इंसान ए कामिल कहा। तो हुमायूं, अकबर, बैरम खान या जहांगीर। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हुमायूं। ठीक है, किसने कहा था, हुमायूं ने इसको इंसान ए कामिल की संज्ञा दी थी। ठीक है, बैरम खान की अगर बात करें तो ये अकबर का संरक्षक था, और जहांगीर का जो वास्तविक नाम था वो था सलीम। क्या नाम था, सलीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष करनाल युद्ध लड़ा गया था। करनाल युद्ध 1707, इस समय लड़ा गया था खेड़ा का युद्ध 1739। इसका सही आंसर हो जाएगा 1739 में आपका जो है लड़ा गया था कौन सा, करनाल का युद्ध। और इसी करनाल के युद्ध में नादिर शाह कोहिनूर के हीरे को आपका जो है और आपका ईरान लेके गया था। 1755 में अगर बात करें तो इसमें जो है वो आपका जो है बॉन्डी वॉश का युद्ध हुआ था 1760, और आपका जो है 1759 में आपका जो है युद्ध हुआ था, वो भी आपका क्या है, मुख्यतः अंग्रेज़ों के खिलाफ आपका लड़ा, अंग्रेज और पुर्तगालियों के बीच में ये युद्ध लड़े गए थे 1759 और 1760 के बीच में। ठीक है, इसके बाद अगला अगर हम बात करें अगली क्वेश्चन की, सिखों में किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को प्रचलित किया था। गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किस सिख के गुरु ने किया था, अंगद देव, नानक देव, अमरदास या रामदास। तो इसका सही आंसर होगा अंगद देव। अंगद देव ने आपका जो है सिखों में आपका कौन सी लिपि, गुरुमुखी लिपि का प्रचलन किया था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कानपुर में 1857 का जो विद्रोह है उसका दमन किसने किया था। दमन की यहाँ पर बात की गई है कि कानपुर में विद्रोह का जो दमन है वो किसने किया था। सर कैंपबेल ने, निकलसन ने, कर्नल नील ने, या फिर विलियम टेलर के द्वारा किया गया था। तो ऐसी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सर कैंपबेल। ठीक है, और मध्य भारत और झांसी में जो आपका युद्ध को जो है दमन किया था वो किसने किया था, ह्यू रोज ने। और नेतृत्वकर्ता कौन थे, वो नेतृत्वकर्ता थी रानी लक्ष्मीबाई। और कानपुर में जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। ठीक है, जिनका आपका जो वास्तविक नाम है धोंदूपंत था। ठीक है, तो ये भी हम जो है हिस्ट्री के सेशन में इनके इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की क्रांति के समय भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था। 1857 की क्रांति के समय भारतीय जो सैनिक है उनका अनुपात क्या था, 3:2, या फिर आपका जो है दूसरा ऑप्शन है 5:2, या फिर 8:1,
या 6:1, यानी 6:1 इज़ करेक्ट आंसर कि आपका जो है 6 भारतीय सैनिक और 1 ब्रिटिश सैनिक, इस तरीके से जो है आपका रेशो इसमें कुछ रखा गया था। और 1857 की जो क्रांति है उसको शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो मंगल पांडे को जाता है। 29 मार्च 1857 को उन्होंने बैरकपुर से शुरू किया था और वास्तविक रूप से जो शुरू हुआ था 1857 का विद्रोह वो 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, और जबकि उसको सुनिश्चित करने की जो या शुरू करने की जो तारीख निश्चित की गई थी वो 31 मई को निश्चित की गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर हम बात करें, क्वेश्चन गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की स्थापना किस वर्ष की थी? तो गांधी जी ने फिनिक्स जो फार्म है दक्षिण अफ्रीका में बनाया था सन 1904 में। ठीक है, 1888 की अगर हम बात करें तो 1888 में जो महात्मा गांधी है वो आपकी फॉरेस्ट्री की पढ़ाई करने के लिए क्या है इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है, 1896 में इन्होंने द ग्रीन पैम्पलेट को पब्लिश किया था और 1910 में इन्होंने टॉलस्टॉय फार्म को स्थापित किया था दक्षिण अफ्रीका के अंदर। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर सत्यपाल को किस विरोध हेतु गिरफ्तार किया गया था? डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ये दो व्यक्ति थे जिनको किस एक घटना के दौरान जो है गिरफ्तार किया गया था? जलियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, असहयोग आंदोलन या चोरी चौरा? तो रॉलेट एक्ट जो कानून 1919 में पारित हुआ था उसके विरोध करने के लिए इनको क्या है गिरफ्तार किया गया था। और गिरफ्तार करने के बाद जो है इनकी रिहाई के लिए और जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण संगठन सभा को बुलाया गया था और जिस सभा पर गोली चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। ठीक है, जिससे कि इतिहास में जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो साइमन कमीशन के विरोध में किस एक क्रांतिकारी नेता की मृत्यु हुई थी? तो इसमें गंगाधर तिलक, खुदीराम बोस, लाला लाजपत राय या कोई भी नहीं। तो इसमें जो सही आंसर होगा इसका वो होगा लाला लाजपत राय। ठीक, कौन होगा दोस्तों? लाला लाजपत राय को जो है साइमन कमीशन के विरोध में क्या है इन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था। 1928 में इन्होंने नारा भी दिया था साइमन कमीशन गो बैक, और इसमें लाठियाँ पड़ने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी मृत्यु का जो बदला लिया था वो भगत सिंह ने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या की थी। खुदीराम बोस की अगर बात करें तो लॉर्ड हार्डिंग के काफिले पर बम गिराने का इन्होंने असफल प्रयास किया था। और ये जो है खुदीराम बोस जो थे सबसे कम उम्र के प्रथम भारतीय क्रांतिकारी शहीद थे। ठीक है, गंगाधर तिलक की अगर बात करें तो असहयोग आंदोलन असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था तो उसके प्रथम दिन ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1920 के आसपास। ठीक है, इसके अलावा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें, किस एक सफलता के बाद गांधी जी को महात्मा उपनाम दिया गया था? कौन सी ऐसी एक सफलता महात्मा गांधी ने प्राप्त करी जिसके बाद इनको महात्मा शब्द जो है उनके नाम से पहले लगाया गया? तो दांडी मार्च, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ा, चंपारण। तो चंपारण में जो आपका 3 कटिया प्रणाली के विरोध में, नील की खेती के विरोध में ये आंदोलन हुआ, उसमें सफलता प्राप्त करने के पश्चात जो है महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा शब्द की संज्ञा दी थी। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को हुआ था। असहयोग आंदोलन 1920 को शुरू किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को ये शुरू हुआ था और चंपारण आंदोलन सन 1917 में आपका शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आपका जो है किस एक गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? साहित्य जगत में किस एक आपका जो है गवर्नर जनरल को ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता है? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, विलियम बेंटिक या लॉर्ड रिपन? तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड लिटन। कौन होगा? लॉर्ड लिटन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को किस वर्ष बहाल किया गया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट सन 1800 आपका जो है 82 में जो है इसको बहाल किया गया था, समाप्त किया गया था। ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 की अगर हम बात करें, 1878 में इसके ऊपर क्या है प्रेस के ऊपर क्या है अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंध लगाया था और इसको जो बहाल करने का जो आपका तिथि है वो है 1882। तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा सुधार हेतु सैडलर आयोग का गठन कब किया गया था? तो सैडलर आयोग जो गठित किया गया था सन 1917 में सैडलर आयोग को गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। क्वेश्चन नंबर ज्योग्राफी का सेक्शन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने डिस्कस करेंगे, जिसमें वायुमंडल की कौन सी परत पृथ्वी के सबसे निकट है? तो बाह्य मंडल है, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है या फिर मध्य मंडल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल। पृथ्वी की ठीक ऊपर की जो परत है वो क्षोभ मंडल होती है। इसी मंडल के अंदर जो है वो आपका मौसम से संबंधी घटनाएँ होती है, जैसे वर्षा का होना, बिजली का चमकना, बादल का बनना, इवोपोरेशन, कंडेंसेशन। ठीक है, आपके वर्षा, चक्रवात, ये सारी घटनाएँ कहाँ पर होती है? क्षोभ मंडल में होती है। ठीक है, ये भी बात आपने ध्यान रख लेना है। अगला क्वेश्चन है
मोह असंबद्धता किसको अलग करता है, ऊपरी क्रस्ट या निचला क्रस्ट। दूसरा है आपका मेंटल और क्रस्ट, तो मेंटल और क्रस्ट इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल और क्रस्ट। ठीक है, मेंटल और क्रस्ट को जो अलग करती है उसे कहते हैं मोह असंबद्धता या मेहरोबिक असंबद्धता। मोह असंबद्धता या मेहरोबिक असंबद्धता इसे कहते हैं, जो किसको करती है अलग, आपका जो है मेंटल और क्रस्ट को अलग करती है। ठीक है, विसुवियस ज्वालामुखी किस प्रकार का ज्वालामुखी है। पहली बात तो यह है कि विसुवियस जो ज्वालामुखी है इटली के अंदर है, और ये कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त। प्रसुप्त का मतलब होता है ऐसा ज्वालामुखी जिसमें आज तक उद्गार नहीं हुआ है, परंतु कभी भी उसमें विस्फोट हो सकता है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका जो है प्रसुप्त ज्वालामुखी के नाम से उसे जानते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की अगर बात करें यहाँ कि तो किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। किलिमंजारो किस महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है, किलिमंजारो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हिमालय में स्थित तिरिचमीर जो पर्वत शिखर है, तिरिचमीर जो पर्वत शिखर है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल, पाकिस्तान, भारत, तिब्बत या अफगानिस्तान। तो इसका जो होगा वो होगा आपका पाकिस्तान। ठीक है, तिरिचमीर जो आपकी चोटी है वो कहाँ पर है, पाकिस्तान। नेपाल में माउंट एवरेस्ट है, भारत में कंचनजंगा K2 है, जो आपका जो है ये भारत के अंदर है, और आपका जो है अफगानिस्तान में यहाँ पर जो है आपका कौन सा, हिंदुकुश पर्वत आपका लगता है। ठीक है, अरल सागर झील इनमें से किस देश में स्थित है। ठीक है, अरल सागर झील इनमें से किस देश में स्थित है, अरल सागर झील कहाँ पर स्थित है, कजाकिस्तान, ईरान या तजाकिस्तान। दोस्तों कजाकिस्तान में भी है और तजाकिस्तान में भी है, इसीलिए ए और सी दोनों आपके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा कैस्पियन सागर झील इनमें से किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती। कैस्पियन सागर इनमें से किस देश के साथ सीमा नहीं बनाती है, अजरबैजान, ईरान, कजाकिस्तान या अफगानिस्तान। ठीक है, तो इसमें 5 देशों के साथ सीमा बनाती है कौन आपकी, कौन बनाती है, कैस्पियन सागर। अजरबैजान के साथ बनाती है, ईरान के साथ भी बनाती है, कजाकिस्तान के साथ भी बनाती है, परंतु यहाँ अफगानिस्तान के साथ वो सीमा नहीं बनाती है। रशिया के साथ सीमा बनाती है, पश्चिम जो रशिया है उसके साथ भी सीमा बनाती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, इसके साथ ही सीमा नहीं बनाती है। किस तारीख को सूर्य भूमध्य रेखा पर लगभग आपका जो है सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत यानी 90 डिग्री पर रहता है। 21 मार्च, 23 सितंबर, 21 जून, ए और बी। तो दोस्तों इसका जो है 21 मार्च और 23 सितंबर इस तारीख को, दोनों तारीख को, इस तारीख को जो है भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी रहती है, और इसी कारण से भूमध्य रेखा पर इस दिन को दिन और रात बिल्कुल बराबर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए और बी दोनों। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसे लगे या फिर टेस्ट सीरीज़ कैसी लगी। ठीक है, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन का भी अनुभव हो जाएगा कि आपने कितनी प्रिपरेशन किया है और कितना आपको आगे करने की ज़रूरत है। और ये जो क्वेश्चन है आने वाले जो एग्ज़ाम है, टेट है, कमीशन है, पटवारी है, फॉरेस्ट गार्ड है, पुलिस है, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी काफ़ी ज़्यादा जो है हेल्पफुल ये क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अक्षांश समांतरों की कुल रेखाएं कुल संख्या कितनी होती है। अक्षांश समांतरों की कुल संख्या कितनी होती है, 360, 181, 179, 181। दोस्तों ध्यान रखें, जो समांतर रेखाएं हैं अक्षांश वो कितनी होती है, 179 होती है। कितनी होती है, 179 होती है। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रखना है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, सबसे बड़ी यानी आपका पृथ्वी के अंदर ये वाली जो रेखा है ये सबसे बड़ी होगी, इसके ऊपर होगी, छोटी छोटी होती जाएगी। ठीक है, छोटी छोटी होती जाएगी इस तरीके से। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है, बीच वाली। ये बीच वाली को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेनी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि सौरमंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बौना जो ग्रह है वो है एरिस। कौन सा है, एरिस। ठीक है, ये सारे बौने ग्रह ही हैं। ठीक है, बौना ग्रह किसे कहते हैं, बौना ग्रह होता है जो कि आपका जो है जिसका अपना जो है घूर्णन या जो किसी दूसरे के ग्रह की आपकी जो है धुरी को काटता है, या फिर दूसरी जो है आपका जिसका अपना ऑर्बिट नहीं होता या दूसरे ग्रह की ऑर्बिट को काटता है, उसको हम बौने ग्रह की श्रृंखला में रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने बात ध्यान रख लेना है। इसके अलावा या फिर आपका जो चंद्रमा से भी जो छोटे हैं उनको हम बौने ग्रह की श्रृंखला में रखते हैं। तो प्लूटो है, एरिस है, ह्यूमा है। तो सबसे
सबसे छोटा जो है कौन सा है, एरिस। कौन सा है, एरिस। सबसे छोटा आपका जो है, सॉरी छोटा नहीं, सबसे बड़ा बौना ग्रह कौन सा है, एरिस। ठीक है। इसके अलावा हमारी पृथ्वी ध्रुवों पर कैसी है, हमारी पृथ्वी का आकार ध्रुवों पर कैसा है, गोलाकार है, चपटाकार है, वृत्ताकार है। तो दोस्तों चपटाकार है। कैसा है, चपटा। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है, फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में है। फतेह सागर झील भारत के किस राज्य में, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। क्या हो जाएगा, राजस्थान। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुंडूर या फिर आपका हुंडूर जलप्रपात भारत में स्थित किस नदी पर है। तो ये जो जलप्रपात है उड़ीसा के अंदर है और इस स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर है। ठीक है। कौन सी रेखा, स्वर्ण रेखा के ऊपर है, जिसे झारखंड की आपकी जो है जीवन रेखा कहा जाता है। सॉरी, झारखंड में है, ये आपका जो है स्वर्ण रेखा के ऊपर है। लास्ट क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि भारत में वर्तमान में भारत का सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान क्या है। यानी भारत की जीडीपी में भारतीय कृषि का रोल कितना है, 15 से 19% या फिर 12 से 14, 22 से 25 या 28%। तो दोस्तों 15 से लेकर 19% के बीच में भारतीय कृषि का योगदान है, किसमें, भारतीय जीडीपी को बढ़ाने में। और भारत जो है दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जबकि इससे पहले वो 5वीं थी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया किसके बारे में, हिस्ट्री और आपका जो है ज्योग्राफी के सेशन के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं। और अगली जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल जीके और पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लगातार बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो कैसी लगी है, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज कैसे लगे हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, आपकी प्रिपरेशन कैसी है, ईजी था या मॉडरेट था या किस तरीके का टेस्ट था, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।